हेलो मेडी चैम्पियंस, वेलकम टू माय चैनल मांडवी की टीचिंग्स। तो गाइस, आज मैं एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आ गई हूँ, जो कि है मैथमेटिक्स से रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। रेशियो मतलब बेसिकली होता है क्या, और प्रपोर्शन मतलब होता है क्या, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और साथ ही में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। रेशियो क्या होता है? बेसिकली सेम काइंड और सेम यूनिट का होता है। अगर हमें किसी का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले वो सेम काइंड की होनी चाहिए, यानी कि नंबर है तो नंबर ही होना चाहिए और सेम यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसा है ना। और एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, मतलब एक फ्रैक्शन होता है कि एक दूसरे को डिवाइड करे। द रेशियो एज टू बी इज़ द फ्रैक्शन ए बाई बी एंड इट इज़ रिटन एज ए रेशियो बी। ठीक, ऐसे लिखा जाता है ना। वेयर ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, जिसे ए को हम फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं, और बी को सेकेंड टर्म या फिर कंसिक्वेंट बोल देते हैं। सिंपलेस्ट या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? रेशियो जो रेशियो है एज टू बी, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब ए और बी का एचसीएफ बनाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम चैप्टर 2 में आपको बता चुके हैं, इसी चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बेसिक होता है एचसीएफ निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल लेते हैं हम लोग, और वो डिवाइड वाले मतलब मेथड से वो उससे भी निकाल लेते हैं ना। अगर जब तक एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है तब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब अगर हम आसान भाषा में बताएं तो कोई कॉमन फैक्टर ना हो जब तक ए और बी में, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अदर देन 1। इसे हम कहते हैं लोएस्ट टर्म, है ना। इसे हम लोएस्ट टर्म भी कह देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? बेसिकली जब और वैल्यू ना डिविजिबल हो पाए किसी भी पर्टिकुलर नंबर से एक्सेप्ट 1। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रेशियो की? वैल्यू ऑफ ए रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड अगर एक भी टर्म को, अगर ए और बी दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर, तो ना तो ए की वैल्यू बदलेगी ना तो बी की वैल्यू बदलेगी। तो वैल्यू ऑफ ए रेशियो नहीं, वैल्यू ऑफ आर रेशियो। ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। भाई, जब हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक, तो उसको काटने पर मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाँ है ना, उसको अगर हम ऊपर नीचे वो कर देंगे, कट ऑफ है ना, काट देंगे नंबर को, तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा? हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। तो डुप्लीकेट होता है ना। इसी तरीके से ए क्यूब बी क्यूब ट्रिप्लीकेट होता है ए इज टू बी का। रूट ए इज टू रूट बी इज द सब डुप्लीकेट ऑफ ए इज टू बी। क्यों? क्योंकि ए की पावर में 1/2 और बी की पावर में 1/2, है ना। क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी सब ट्रिप्लीकेट होता है ए इज टू बी का। ए इज टू बी और सी इज टू डी अगर दो रेशियोज हैं तो जो कंपाउंडेंट रेशियो होगा वो होगा ए सी रेशियो बी डी। अगर ए बी एक रेशियो है, इज टू बी एक रेशियो, तो 1/a इज टू 1/b, दैट इज बी रेशियो ए एक रेसिप्रोकल रेशियो का सब जानते हैं, क्योंकि ए बाई बी लिखेंगे, है ना। तो फिर 1/a और 1/b। फिर अगर ए इज टू बी एक रेशियो तो 1/a रेशियो 1/b, दैट इज बी रेशियो ए क्या होगा? रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक, अगर अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4 है अगर, तो फिर 6a प्लस बी रेशियो 4a प्लस 5b क्या होगा? तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे a बाई बी के टर्म्स में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? दोनों ही टर्म्स में हम b से डिवाइड करेंगे, मतलब 6a बाई बी को भी हमने पूरा b से डिवाइड करा, 4a प्लस 5b को भी b से डिवाइड करा, तो यहाँ पे 6a बाई बी हो गया, लेकिन b से b कट गया, है ना, उड़ गया, है तो 1 हो गया। वैसे ही नीचे भी हुआ, तो फिर हम a बाई बी
तो हमको दिया गया ए इज टू बी, वो ए बाई बी होता है ना, उसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे और उसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर 11/16 आ जाएगा। देखो 6 × 3/4 + 1, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन होगा एलसीएम लेके, और ऐसे हो जाएगा 11/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11:16 हमारा ऑप्शन डी। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। जो दो रेशियोज की इक्वालिटी होती है उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं। इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, इसका मतलब ए रेशियो बी सी रेशियो डी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि दो रेशियोज इक्वल हैं और उनको हम एज अ कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, वेट सिंबल वो दो डॉट, मतलब जो स्क्वायर वाले जो डॉट बना रहे वो प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ रियल एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी, सॉरी रियल नहीं, एंड इट्स रेड एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी। प्रोपोर्शन लिखेंगे, हम कह देंगे ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए और डी एक्सट्रीम्स हैं और बी और सी मीन्स है। अगर ए इज टू बी एज सी इज टू डी है तो ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होगा, दैट इज प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना, ये हम पहले पढ़ चुके। डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी। और अगर इफ ए इज टू बी एज बी इज टू सी है तो फिर ए बी सी को हम ऐसे कह देंगे कि वो एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। सी को थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे टू ए एंड बी, और फोर्थ प्रोपोर्शनल कहेंगे टू ए कॉमा बी। ध्यान रखना, क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, फिर अगर ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं बाद में बी इज इक्वल टू रूट ए सी। रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस ए सी आएगा, मतलब रूट स्क्वायर रूट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। ठीक है, वेयर बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, कौन सा बी है? हाँ, यहाँ पे बी क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है, फिर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, एंड ए माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, विच इज़ नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो, अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, मतलब प्रपोर्शन में है, तो पहले हम उन्हीं डिजिट्स को प्लस कर देंगे, नीचे हम माइनस कर देंगे, और वो इक्वल टू होंगे उन डिजिट्स के जो उनको हमने ऊपर प्लस किया और नीचे माइनस किया। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 64 इस कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, प्रोपोर्शन में हमेशा 4 वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 दी गई हैं, यानी कि बीच की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। तो 4 इज टू एक्स एज एक्स इज टू 64 कर देंगे, तो 4/x इज इक्वल टू एक्स बाई 64 है। एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 64 × 4 256 आ जाएगा। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का, प्लस माइनस 16 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड भी है कि बी इज़ रूट ए सी, अभी हमने देखा था क्यों होगा। अगर ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, फिर बी के उधर जाके रूट हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे वही निकालना था मीन प्रोपोर्शन, तो हम वो मेथड का भी यूज़ कर सकते थे। अब द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 7, 15 इज, अगर हम बात करें फोर्थ प्रोपोर्शनल की, है ना, तो क्या होगा? तो हमें पता 3:7 एज 15:2, लेकिन जो फोर्थ वैल्यू हमें नहीं पता, तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स वाई जी ए बी जो भी लेट करना करो, लेकिन मोस्टली हम मैथमेटिक्स में एक्स लेट करते हैं वैल्यू को, है ना। तो हमने यहाँ पे भी एक्स लेट कर लिया, है ना। तो एक्स तो 3/7, फिर बड़ा सा वो लगेगा डिवाइड, है ना, फिर 15/x प्रोडक्ट ऑफ
मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो उस लॉ को फॉलो करते हुए हम मतलब जो भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेंगे, कैलकुलेशंस कर लेंगे, तो हमारा आंसर 35 आ जाएगा। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना, बचपन से नहीं मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, थर्ड या फोर्थ क्लास में ना। लेकिन जब पहली बार पढ़ते थे तो मतलब वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता था, लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम आने लगी। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं और वर्ड प्रॉब्लम अब इनफैक्ट ज़्यादा आसान लगती है ना, वैसा होता है ना। लेकिन वो बच्चे बताए जिन्हें पहले से वर्ड प्रॉब्लम इजी लगती है, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू in which the value of unit quantity is first obtained to find the value of any required quantity is called unitary method। मतलब अगर मान लो हमें 12 पेन्स की वैल्यू गिवन, 12 पेन्स का प्राइस गिवन है और हमें 19 पेन्स का प्राइस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम एक पेन का प्राइस निकालेंगे। तो जो 12 पेन्स का प्राइस था उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक पेन का प्राइस निकल आएगा। फिर हमें जो 19 पेन का प्राइस निकालना था, तो जो हमारा एक पेन का प्राइस निकला उसको हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो प्राइस आ जाएगा। तो मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम यूनिट क्वांटिटी का यूज़ करके यूनिट क्वांटिटी को पहले निकालते ताकि हम कोई भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी निकाल सकें। ठीक, जनरल प्रॉब्लम्स जो होती हैं यूनिटरी मेथड पे, तो उसमें हम दो टाइप के प्रोपोर्शन देख रहे होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर वेरिएशन, और इन्वर्स प्रोपोर्शन या फिर वेरिएशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? दो क्वांटिटीज़ ए और बी जब डायरेक्टली वेरी करती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इफ़ द रेशियो ए बाई बी रिमेन कांस्टेंट, कंडीशन क्या है? अगर ए बाई बी कांस्टेंट रहे तो, जैसे कि किसी चीज़ का प्राइस, फॉर एग्जांपल एक पेन का प्राइस है, ठीक। द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम ज़्यादा खरीदेंगे, जितने नंबर ऑफ पेन्स हम ज़्यादा खरीदेंगे उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब हम रोज़ एक एक पेन तो लेने जाते नहीं हैं, अब एक दो पेन, मतलब जितने भी पेन आपको नीड होती है ताकि आपको रोज़ रोज़ ना आने पड़े, आप खरीद लेते हो ना। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेन्स आप खरीदोगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बढ़ जाएगी। अगर हम ज़्यादा आर्टिकल मतलब होता है कोई आइटम या फिर कोई चीज़, कोई थिंग जो कि आप खरीदते हो, उसे हम आर्टिकल कहते हैं, है ना। तो हमको ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा और वाइस वर्सा। तो वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ मैन डूइंग वर्क, अगर ज़्यादा इंसान काम कर रहा है तो ज़्यादा काम होगा। इफ़ वर्क इज़ डन बाई मोर वर्कर्स, तो वर्क बहुत ज़्यादा होगा देन प्रीवियस वर्क डन बाय लेस वर्कर्स। अब हम बात करेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन या फिर वेरिएशन की। दो क्वांटिटीज़ ए और बी इन्वर्सली वेरी करती है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। इफ़ द प्रोडक्ट ए बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसमें रेशियो ए बाई बी कॉन्स्टेंट रहना था, इसमें प्रोडक्ट ए बी कॉन्स्टेंट रहेगा ना। सपोज अ व्हीकल, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिफॉर्म स्पीड में व्हीकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, देन वी कैन से फॉर सर्टेन दैट जितनी ज़्यादा स्पीड होगी व्हीकल की उतना कम टाइम लगेगा उसको टू कवर द डिस्टेंस। तो हम कह देंगे कि स्पीड जो है इन्वर्सली वेरी करेगी द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। एग्जाम्पल 4 की बात करें तो वर्कर को 1815 रुपये दिए जा रहे हैं 15 दिन काम करने के लिए। तो अमाउंट जो उसको मिलता है, अगर वो 8 दिन के लिए काम करे, है ना, बाकी 7 दिन छुट्टी ले ले, या फिर मतलब 7 दिन कहीं और काम करे, है ना, मतलब पता नहीं, है ना। तो अगर वो 8 दिन काम करे तो उसको कितना पैसा मिलेगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो डेज पेमेंट 1815, कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए। डेज पेमेंट नहीं पता कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। तो हम सीधा इक्वल कर देंगे, ठीक है, इक्वल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1815 इंटू 8 बाई 15 इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो हम अगर काटा पीटी करेंगे तो हाँ, तो 121 इंटू 8 होगा तो मेरा 968 आ जाएगा, है ना। तो उसको 968 रुपये मिल रहे होंगे 8 डेज़ के लिए, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अब कुछ ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनसे आप कर सकते हो ना। और देखो मतलब मैं यहाँ पे
बुक से पढ़ा देती हूँ और मैं यहाँ पे कंपटीशन की बुक से पढ़ाती हूँ, है ना, जो कि आप एंट्रेंस टेस्ट देते हो, है ना, जैसे कि सैनिक हो गए ना, वो देख की बुक हो गई है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ इससे पढ़ाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ इससे पढ़ाती हूँ और ये जिनकी भी किताबें उन्हीं की है, मतलब मैं सिर्फ इसे पढ़ाती हूँ, ये मेरी नहीं है, तो कोई कॉपीराइटर नहीं बनता। मैं मतलब सिर्फ इससे पढ़ा रही हूँ और मैं सिर्फ इसे ज्ञान बांटती हूँ बस, है ना। क्योंकि बुक से पढ़ाई जैसे कि आप NCERT से पढ़ोगे, है ना, जब आपको पढ़ना होगा ना, तो ताकि आपको बेटर कंटेंट आप तक डिलीवर हो सके, है ना, बेस्ट, है ना। ताकि क्योंकि अगर आप क्लास 8 के लिए भी पढ़ रहे हो, तभी अगर आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल की तैयारी कर लोगे तो अच्छा रहेगा। उतना भी कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं होता, बट हाँ अच्छा रहता है ना, अगर हमने अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, है ना। और मैं MCQ के बेसिस MCQ के टर्म्स में क्यों कराती हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो MCQs आते हैं, OMAR शीट मिलती है ना, तो उसमें MCQs में आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी पूरा कर रखे हैं कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी आपकी मदद हो जाएगी कि कैसे करना है, और MCQs के लिए भी, है ना। और ये भी बता दो कि आपको अगर OMR शीट कैसे फिल करनी है, उस पर वीडियो चाहिए कि नहीं, है ना। और आपको मुझसे समझ तो आ रहा है ना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, अपनी लोएस्ट फॉर्म में और डिविजिबल किसी से ना हो एक्सेप्ट 1। तो 49 और 71 हमें साफ साफ दिख रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12 इज, तो थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लिया, तो 9:12 एज 12:x, है ना। तो क्यों यहाँ पे हमने 12 को बार बार लिया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर हमें निकालना है तो हम जो बीच वाली वैल्यू है उसको 2 बार ले लेंगे, है ना। फिर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के लॉ से उसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 5 एंड 21, तो 3:5 एज 21:x। फिर हम उसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के लॉ से सब वो कर लेंगे। 3x इंटू 25, 21 5 से 105, तो x की वैल्यू आ गई 35, ऑप्शन नंबर ए। फिर इफ a by b is equal to b by c is equal to c by d, then b cube plus c cube plus d cube by a cube plus b cube plus c cube। तो अब हमने मान लिया a by b is equal to b by c is equal to c by d is equal to k। हमने इस रेशियो को is equal to k मान लिया, तो a हमारा b k आ गया और वो d k क्यूब के भी इक्वल हो जाएगा, है ना। b हमारा c k आ गया और d k स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा, और c हमारा d k आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने जब अलग अलग हम के इक्वल करेंगे तो हमारा ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और वो डी के क्यूब के भी इक्वल आ रहा होगा। और सिमिलरली फॉर बी, है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, है ना। तो हमने ए की जगह ये जो वैल्यूज़ थी, जैसे कि डी के क्यूब रख दिया, बी की जगह डी के स्क्वायर रख दिया और सी की जगह डी के, है ना। फिर हमने उसकी जो बड़ी बड़ी पावर्स भी रख दी। फिर हमने डी का मल्टीप्लाई करा 3 से और के क्यूब का मल्टीप्लाई करा 3 से, तो के की पावर 9 हो गया ना। ऐसे हम सबको खोल देंगे ना, फिर हम कॉमन ले लेंगे। फिर हमने देखा ब्रैकेट में वैल्यू सेम आनी है, तो वो कट डाउन हो जाएंगी। तो फिर हमारा ये के क्यूब आ जाएगा। और जैसा कि मैं पता था ये के क्यूब किसके इक्वल है, के क्यूब a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी के इक्वल था। तो बी हमने कट डाउन कर दिया, सी हमारा ए डी बचे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जाएगा, a बाई डी। अब इफ वाई जी इज टू जी एक्स is to xy is equal to 1 is to 2 is to 3, then x by yz divided by y by zx is, है ना। तो ये मैंने खुद आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि आपको सोल्यूशन भी एक ही पेज पे मिल जाए और आपके MCQs भी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, है ना। तो हमने YZ को क्या लेट कर लिया,
के, जी एक्स को 2k और एक्स वाई को 3k, ठीक। तो फिर हम कैलकुलेशन करके हमारा रेशियो 4:1 आ जाएगा। यहाँ पे हम डिवाइड होगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। फिर 2x और बाई वाई जी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्स जी और वाई जी की जगह वैल्यू रख देंगे, फिर हमारा 4:1 आ जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द रेशियो 7:20, 13:25, 17:30 एंड 11:15, द स्मॉलेस्ट वन इज। स्मॉलेस्ट वन कैसे पता लगेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमारा जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो, यहाँ पे 7:20 स्मॉलेस्ट रेशियो है। सेवेंथ, the mean proportional between 45 and a certain number is 3 times the mean proportional between 5 and 22 the number is। तो mean proportional between 5 and 22 क्या हो जाएगा, √110 जी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं फिर बी इज इक्वल टू √AC, तो वही √AC का वो है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड x, तो √45x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 टाइम्स √110 इज इक्वल टू √45x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर, वो 3 टाइम्स है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22। फिर हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग, बहुत जब कोई समाधान न लगे कि अब तो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम पूरा, तो 3 3 से 9 हो जाएगा और 110 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो 990 आ जाएगा। यहाँ पे 45x स्क्वायर, हाँ यहाँ पे 45x आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 22, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। 8, if the mean proportional between x and y is n times the third proportional, then the ratio x is to y will be। अगर मीन प्रोपोर्शनल x और y के बीच में n टाइम्स है द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो रेशियो x इज टू y कितना होगा, ये पूछा गया। तो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड y, है ना, √xy, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y स्क्वायर बाई एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में लिख रहा है √xy इज इक्वल टू n इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, n 2/3:1। What must be added to each term of the ratio 49:68 so that it become 3:4? तो क्या ऐड करा जाएगा, तो कुछ स्पेसिफिक नंबर हमें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है, ताकि जो हमारा जो रेशियो है वो 3:4 आ जाए, है ना। तो हम मान लो x ऐड करेंगे, ठीक, इस रेशियो में। तो 49 + x/68 + x गिव्स आउट 3/4। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 का पूरा मल्टीप्लाई होगा 49 + x से, मैं यानी कि जब ब्रैकेट खोलेगा तो 4 × 49 होगा और +4 × x होगा। सिर्फ पहले नंबर से नहीं मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पूरे ब्रैकेट के अंदर से जितनी भी क्वांटिटीज हों सबसे मल्टीप्लाई होता है ना। और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो 8 वो नंबर है जिससे हम ऐड करेंगे ताकि ये जो रेशियो है वो 3:4 हो जाए। द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस में जिंक और कॉपर का रेशियो 13:7 है। तो कितना जिंक होगा 100 kg ऑफ सच पीस में। तो हम मान लेते हैं जिंक को 13x और कॉपर को 7x। टोटल जिंक एंड कॉपर की बात करें तो 20x। टोटल अमाउंट ऑफ जिंक फाइंड करना तो 13x/20x इंटू 100। एक्स कट गए 25 × 100, तो 13 × 5 = 65 kilograms। A option is correct. The incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3. If each saves ₹1,500, then B's income is। तो हमने मान ली ए और बी की इनकम 3x और 2x है, और बी के एक्सपेंडिचर्स को मान लिया हमने 5y एंड 3y रेस्पेक्टिवली, ठीक, 5y और 3y मान लिया। तो अगर हम ए की इनकम की बात करें तो 3x - 5y इज इक्वल टू 1500। और अगर हम बी की इनकम की बात करें तो जितना वो, मतलब ये बी की इनकम नहीं है, सॉरी, हाँ, तो ए की इनकम और बी की इनकम निकालेंगे ना ऐसे, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, सेविंग, है ना। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके, तो हमने दोनों की इक्वेशन में कर दिया, है ना। ये मतलब जो 8 क्लास के बच्चे हैं ना मतलब उनके लिए नहीं ये ज़रूरत है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अब सभी के सिलेबस में ही नहीं है ना।
लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसे सवाल हो सकता है आ जाए ना। तो फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू ले ली, है ना, और वही वैल्यू में इधर पुट कर देंगे। फिर हमारा सॉल्व करके जो इनकम है वो 6000 आ जाएगी। ए ऑप्शन। द रेशियोज ऑफ एज एंड बीज इनकम लास्ट ईयर वॉज, पिछले साल ए और बी की इनकम का रेशियो 3:4 था। उनकी खुद की इनकम का लास्ट ईयर और इस साल का रेशियो 4:5 और 2:3 है। अगर टोटल सम ऑफ द प्रेजेंट इनकम 4160 है तो उनकी तो ए की प्रेजेंट इनकम बताओ। तो अगर हमें रेशियो ऑफ प्रेजेंट इनकम्स निकालना है तो 3 × 5/4 कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड था, मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा। 4 × 3/2 हमारा रेशियो 5:8 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक, ए की प्रेजेंट इनकम निकालनी तो 4160/5 + 8 × 5। ठीक, तो हमें सॉल्व करके 1600 ऑप्शन ए आ रहा है। अब एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ माया एंड छाया इज 6:5, लेकिन 15 साल बाद उनका रेशियो 9:8 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज तो 6/5 में 6 तो हमने उनकी एज क्या मान ली, 6x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। तो 6x और 5x में अगर हम दोनों में 15 ऐड करेंगे तो = 9/8। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे x 5 आ जाएगा, लेकिन माया की जो एज है वो प्रेजेंट एज क्या है 6x। तो 6 × x यानी कि 6 × 5 तो 30 ईयर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इफ़ x वेरीज एज y एंड x = 8, और जब x 8 होता है, जब y 15 था, तो x की वैल्यू बताओ जब y 10 है ना। तो सिंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x को कैसे इक्वल टू करेंगे y, जब हम उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे, है ना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ऐसे मेरे k की वैल्यू आ गई 8। तो सिंस x = ky, तो यहाँ पे अब y जो 10 है और k भी हमें पता है, k क्या है 8, हाँ k है 8/15 है, 15 आने पे, है ना। तो 8/15 है, 8/15 × 10 हमारा आ गया आंसर, है ना, 8/15 × 10। 80/15 16/3, किससे काटा हमने, 5 की टेबल से। 5 3 = 15 एंड 5 16 = 80। तो फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, QRD का फॉर्मूला था क्वेश्चन रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, हाँ डिवाइज़र। इफ़ 45 में, अगर 45 एक यूनिफॉर्म रॉड है, 45 मीटर लेंथ की है, जिसका वजन कितना है, जिसका वेट कितना है 171 किलोग्राम्स, तो 12 मीटर रॉड का क्या होगा, 12 मीटर ऑफ द सेम रॉड का वजन कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक रॉड का वजन निकालेंगे, कितना आ जाएगा 171/45 किलोग्राम्स। तो वेट ऑफ 12 मीटर रॉड कितना आ जाएगा 171/45 × 12, हमारा आ जाएगा 228/5, 45.6 किलोग्राम्स दिख नहीं रहा है, लिखा हमने था And how many sacks are required for filling 1026 kilograms of rice? If each sack is filled with 114 kilograms of rice, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैक कितने भर सकते हैं वो हमें दिया ही है, वाओ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। सैक्स रिक्वायर्ड क्या करना है 1026/114, बस काटा पीटी कर दो, बस जो आंसर है हमारा आंसर 9, है ना। अब 6 मैन एक पीस ऑफ वर्क को 20 दिन में कर पा रहे, तो 8 मैन कितना काम करेंगे। तो भाई जब मैन कम थे तो काम भी धीमे धीमे हो रहा था, काम भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने मैन बढ़ाया, मैन को 8 कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, यानी कि जब मैन ज़्यादा हुए तो डेज कम हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 8:6 जिस तरफ एरो जा रहा है उस हिसाब से हम लेंगे, तो 8:6 एज 20:x के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के हिसाब से कैलकुलेट कर सके। 8x = 120, x कितना आ गया 15 डेज, तो 8 में 15 दिन में काम कर देंगे, है ना। वाइज आई होप आप सभी को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा।
और चलो टू डू लिस्ट पर भी मार्क करते हैं, लेकिन गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो, और जो चीज़ नहीं समझ में आई वो भी पूछना, है ना। और क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है ये भी बताना, और आप वो 3 डेज स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो कि नहीं वो भी बताना। बाय बाय गाइस, टू डू लिस्ट देखते हैं अभी। तो चैम्पियंस, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट कर लिया, तो वी डिड इट एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन। और पढ़ो लिखो और मौज भी करो।